हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम भाषण विधि के बारे में बात करेंगे कि लेक्चर मेथड क्या होता है। इसके अंदर हम यहाँ पर इसके प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत देखेंगे, इसकी मेरिट देखेंगे और डिमेरिट देखेंगे कि इस विधि के क्या लाभ हैं और क्या इसकी हानियाँ हैं। इन सब को हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसके दोष, कमियां, अवगुण सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो भाषण विधि को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार विधि देखते हैं कि विधि क्या होती है, किसको हम लोग विधि कहते हैं। तो जो विधि होती है, विधि एक ऐसा ढंग है जिसे अध्यापक कक्षा में पाठ को सरल, प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग करता है। एक ऐसा ढंग जिसको कोई टीचर अपने पाठ को सरल, प्रभावशाली बनाने के लिए यूज करता है, उसको हम लोग कहते हैं विधि या मेथड। साधारणतः विधि छात्रों के समूह के साथ योजना बनाने, मार्गदर्शन करने, भाग लेने और अधिगम का मूल्यांकन करना है। विधि क्या है? समूह है बच्चों का, उसके साथ योजना बनाने, मार्गदर्शन करने, भाग लेने, अधिगम का मूल्यांकन करना, ये क्या है? विधि है। शिक्षण विधि के महत्व का वर्णन करते हुए जो मुदालियर कमीशन है, उन्होंने क्या लिखा है इसके बारे में कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम जो है ना, सबसे बढ़िया पाठ्यक्रम भी मृत तुल्य है। मतलब मरा हुआ ही मान लो आप उसको, यदि उसमें जो है उचित शिक्षण विधि और तथा शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। मतलब हमने एक बिल्कुल बेस्ट करिकुलम बना दिया और उसके अंदर सही से जो पद्धतियां हैं या शिक्षक की व्यवस्था वो नहीं है, तो वो एक तरह से क्या है, मृत तुल्य, एक मरा हुआ हम उसको मान सकते हैं, या वो मरा हुआ ही माना जाएगा। फिर अच्छी जो विधि होती है उसके अंदर कुछ विशेषताएं होती हैं। अब कौन सी विधि जो है अच्छी कहलाएगी? जिसके अंदर ये विधियां होंगी, मतलब ये विशेषताएं होंगी। तो उत्तम विधि के लिए जो है निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए विधि के अंदर। पहली है, पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। मतलब जिस उद्देश्य के लिए विधि बनाई गई है वे उद्देश्य पूरे होने चाहिए। फिर विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें। छात्र की जो तर्क करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, विश्लेषण शक्ति, इसका विकास हो बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर रुचियाँ हो सब्जेक्ट से रिलेटेड, और वांछित परिवर्तन लाए जा सके, बच्चों के अंदर अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सके, और विद्यार्थियों को और क्रियाएं और प्रयोग करने में प्रोत्साहन दे। तो जिसके अंदर ये गुण होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे? विधि कहेंगे। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, भाषण विधि के ऊपर। देखिए, लेक्चर मेथड जो है ये काफ़ी पुराना मेथड है। जब कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था उस टाइम पे, ऋषि मुनियों के टाइम पे भी ये विधि प्रचलित थी। उस टाइम पर गुरु जो था वो बोलकर, भाषण देके अपने शिष्यों को ज्ञान देता था। तो ये बहुत ही पुरानी एक विधि है। किसी भी विषय है उसके अध्ययन के दो मुख्य उद्देश्य होते हैं। क्या क्या उद्देश्य होते हैं? कोई भी विषय है जब वो पढ़ाया जाएगा तो उसके मेन जो एम होंगे वो दो होंगे। पहला होता है ज्ञान और धारणाओं की प्राप्ति, मतलब नॉलेज हो और कंसेप्ट क्लियर हो। ये दो चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। हमारा पहला उद्देश्य है कि एक्विजिशन होना चाहिए नॉलेज का भी और कंसेप्ट का भी। इसके बाद दूसरा उद्देश्य होता है कुशलताओं तथा अभिरुचियों का विकास।
मतलब सीखने वाले के अंदर एटीट्यूड और स्किल दोनों चीज का क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। भाषण विधि पहले उद्देश्य की पूर्ति करती है। शिक्षा जगत में भाषण जो पद्धति है व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। आज भी जो कॉलेज होते हैं या यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वहाँ पर लेक्चर दिया जाता है, या ये लगा लो स्कूल में भी जो बड़ी क्लासें होती हैं जैसे 11th 12th हो गई, वहाँ पर भी लेक्चर मेथड यूज किया जाता है। जो विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं उन्होंने इस विधि की कड़ी आलोचना की है। इसके बावजूद भी क्या है, किसी ना किसी प्रकार से शैक्षिक संस्थाओं में आज भी जो है ये व्यापक रूप से प्रयोग इसका हो रहा है। शिक्षण की इस विधि से प्राचीन वातावरण के साथ समायोजन करने की शक्ति आ जाती है, मतलब काफी पुराना ही मेथड है। इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि घटनाओं का वास्तविक और प्रभावशाली ज्ञान देने के लिए जो भाषण विधि है या पद्धति है वो सबसे प्राचीन पद्धति है। यह बात अलग है कि भाषण के साथ साथ अध्यापक कुछ सहायक सामग्री जैसे चार्ट, रेखाचित्र आदि का प्रयोग करता है या नहीं करता, मतलब ये प्राचीन मेथड है। अभी ये बात अलग है कि टीचर जब अपना लेक्चर देता है तो उस दौरान कुछ ऑडियो विजुअल ऐड यूज कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता। शिक्षा जगत में भाषण पद्धति व्यापक रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अब इस विधि के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं, और लगभग सभी शिक्षार्थी जो हैं इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। परंतु इस पद्धति की हम लोग कितनी भी आलोचना कर ले फिर भी इसको जो है समाप्त नहीं किया जा सकता। इस विधि को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। अब हम इसके कुछ सिद्धांत देखते हैं कि किन प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस है। पहला देखिए, समय बचाने के लिए। जब भी हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये टाइम सेव करती है। पाठ्यपुस्तक पद्धति की तुलना में भाषण विधि में कम समय लगता है। कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं जब छात्रों का टाइम बचाने की ज़रूरत होती है, तो भाषण पद्धति के द्वारा बच्चों का टाइम बचाया जा सकता है, और भाषण द्वारा ही हम लोग कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आगे है रिव्यू करने के लिए, पुनर्निरीक्षण के लिए भी। अध्यापक भाषण द्वारा किसी अध्याय के, अब देखिए टीचर ने कुछ चीज़ पढ़ानी है तो कई बार टीचर रिव्यू करने के लिए भी जो है इसका यूज़ कर सकता है। तो जैसे हमारे टाइम में क्या होता था, जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो जो लेसन होते हैं ना पूरे नहीं पढ़ाते थे, उसके अंदर उसका ये लगा लो समरी बता देते थे, मोटा मोटा बता देते थे। उसके बाद जो है मेन मेन से पॉइंट बता दिए जाते थे और नेक्स्ट डे के लिए फिर क्वेश्चन याद करने दे दिए जाते थे। मतलब जो लेसन होते हैं, जो चैप्टर होते हैं, उनको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता था। फिर आगे है संक्षिप्त करने के लिए, संक्षिप्तीकरण के लिए मतलब समराइज करने के लिए। अब कई बार विषय वस्तु की व्यापकता देखकर छात्र घबरा जाते हैं, तो आवश्यकता इस बात की पड़ती है कि भाई जो विषय वस्तु है उसको छोटा करके संक्षिप्त में पढ़ा दिया जाए। तो जो भाषण विधि है इसके द्वारा ये काम आसानी से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। भाषण को सुनने के बाद जो बच्चे हैं वे किताबें पढ़ते हैं और उनका जो अध्ययन है वो अर्थपूर्ण हो जाता है। अब टीचर लेक्चर दे देगा, उसके बाद बच्चा घर पर जाकर पढ़ लेगा। इसके बाद आगे है बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क या एक्टिविटी जब दी जाती है तो उस टाइम पर भी यूज कर सकते हैं इस मेथड को। टीचर लेक्चर दे देगा, बच्चों को बता देगा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। यदि कोई असाइनमेंट देना है, प्रोजेक्ट देना है, तो टीचर एक बार लेक्चर देके बता देगा, उसके बाद बच्चे उसको कर लेंगे। जब भी विद्यार्थियों का समूह किसी योजना या क्रिया को हाथ में लेता है तो उचित होगा कि अध्यापक उन्हें एक औपचारिक भाषण दे। एक अनौपचारिक का मतलब एक इनफॉर्मल भाषण दे देगा टीचर, और उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे तो बच्चों का समय भी बचेगा
और बच्चों की जो शक्ति है उसका भी अपव्यय नहीं होगा, मतलब मिसयूज नहीं होगा उसका। आगे देखिए, गृह कार्य देने के लिए बच्चों को असाइनमेंट या होमवर्क देने के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब अध्यापक को गृह कार्य देते समय भाषण का प्रयोग कर लेना चाहिए। जो कुछ गृह कार्य दिया जाए उसकी उपयोगिता और उस गृह कार्य को किस तरह से करना है, ये छोटा सा भाषण देकर टीचर बच्चों को अच्छी तरह से समझा सकता है। अब बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी लेक्चर दिया जा सकता है। जब भी कक्षा में कोई नया टॉपिक शुरू होता है तो जो टीचर है वो भाषण देकर कुछ मुख्य जो पॉइंट होते हैं, पहलू होते हैं, उनको प्रभावी तरीके से बच्चों के सामने पेश कर सकता है। इससे क्या होगा, बच्चों की जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो शांत हो जाएगी। इससे छात्रों को विषय वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी और उसको मतलब बच्चों को फिर जो टॉपिक है वो समझने में आसानी हो जाएगी। आगे है अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करने के लिए, मतलब कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी है किसी टीचर को, वो तभी भी लेक्चर मेथड का यूज कर सकता है। यदि विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में लिखी हुई कोई चीज़ है उसके अलावा और भी चीज़ें जानना चाहते हैं बच्चे, तो जो भाषण विधि है वो उसके लिए सबसे बेस्ट है। इसी प्रकार कभी कभी पुस्तकों में किसी विषय से संबंधित जानकारी संक्षिप्त भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। तो टीचर क्या कर सकता है, उस टाइम पर भाषण विधि का यूज कर सकता है, अपने खुद के अनुभव उसमें जोड़कर बच्चों को बता सकता है। इससे बच्चों को काफ़ी फायदा मिलेगा। पर शर्त यह है कि भाई टीचर को अनुभव होने चाहिए, एक्सपीरियंस टीचर होना चाहिए। अच्छे अधिगम के लिए बहुत आवश्यक है कि अध्यापक को पता होना चाहिए कि जो पाठ्य वस्तु है उसमें आगे क्या चीज़ है और उसको कैसे पेश करना है। ये एक एक्सपीरियंस टीचर को ही पता होता है। इसके बाद देखिए, किसी चीज़ को यदि क्लियर या स्पष्ट तरीके से समझाना है तो वहाँ पर भी हम लोग लेक्चर मेथड का यूज कर सकते हैं। किसी भी पाठ के अंदर कुछ ऐसे पहलू भी हो सकते हैं जिनको समझने में बच्चों को प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इस प्रकार पाठ में देखिए कुछ तकनीकी शब्द भी हो सकते हैं जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता होता। तो बहुत से सिद्धांत भी हो सकते हैं। तो विद्यार्थी जो है अपने आप में स्पष्ट, मतलब बच्चे सही से नहीं समझ सकते, कुछ कठिन शब्द भी हो सकते हैं या कुछ थ्योरीज वगैरह भी हो सकती हैं। तो भाषण पद्धति द्वारा अध्यापक इन तकनीकी शब्दों और सिद्धांतों आदि को स्पष्ट कर सकता है। विद्यार्थियों का मूल्यवान जो समय है वो बच जाएगा। इससे टीचर जल्दी समझा देगा और बच्चे खुद से पढ़ेंगे तो उनको टाइम लगेगा चीज़ों को समझने में। तो भाषण विधि के सिद्धांतों के बाद अब हम लोग इसके फायदे देखते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। तो इसका पहला जो लाभ है वो ये है कि कम खर्चीला है। अब इसके अंदर ना तो ज़्यादा हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है या ना ऑडियो विजुअल ऐड की ज़रूरत पड़ती है। टीचर जो है वो लेक्चर देगा और काम ख़त्म हो जाएगा। आधुनिक युग में कक्षाओं का आकार जो है, बड़ी बड़ी क्लासें हो चुकी है। अब आज के टाइम पर 40-40, 50-50 बच्चे होते हैं स्कूलों के अंदर। तो अधिक छात्रों वाली जो कक्षाएं हैं वहाँ पर निर्देशन की जो व्यवहारिक विधि रह गई है। तो मतलब बच्चों को जो देखना है उसी की जो है एक विधि रह गई है। ये कौन सी विधि? ये वाली। भारत एक गरीब देश है और पैसे की कमी है, यहाँ पर साज सज्जा की भी अभाव है। छोटी छोटी क्लासेस, मतलब एक क्लास के अलग अलग सेक्शन नहीं बनाए जा सकते या उनको जो है अलग अलग लेवल नहीं हम उनके बना सकते। तो यहाँ पर क्या है, इस विधि के महत्व को हम लोग कम नहीं आंक सकते। इसका यूज हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा एक ये है कि जब टीचर, कोई भी टीचर है लेक्चर देने के लिए आएगा तो टीचर पहले से ही तैयारी करके आएगा। बिना तैयारी के कोई टीचर जो है लेक्चर नहीं दे सकता। यदि देगा तो फिर वो प्रभावशाली नहीं होगा। अब अध्यापक क्या करता है, भाषण की अच्छी से तैयारी करेगा, उसके बाद उसको प्रभावी तरीके से फिर पेश करेगा। इसमें बच्चों का टाइम बच जाएगा। अध्यापक पाठ की जो है पूरी तैयारी करता है, बच्चों के ऊपर फिर इसका
ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जब पहले से ही टीचर तैयारी करके आएगा। और अध्यापक जो है उसमें भाषण के प्रति जोश, रोचकता सारी चीज़ें रहेंगी और फिर बच्चे भी जोश-जोश में पढ़ेंगे और फिर आगे जाकर बच्चे जो हैं उनके अंदर मेहनत करने की जो भावना है वो उनके अंदर जागृत होगी। इसके बाद आगे है, इसमें क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे में जो है चीज़ें पेश की जाती हैं, मतलब एक क्रमबद्ध तरीके से इसमें चीज़ें जो हैं वो पेश की जाती हैं। भाषण विधि में विषय वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से पेश किया जाता है। कठिन और जटिल विचारों की व्याख्या, विवेचना की जाती है। यदि किसी कारण कुछ बालक जो है कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे तो टीचर फिर उसको भाषण को रिपीट भी कर देता है। अब इसमें क्या होता है, टीचर और बच्चों के बीच में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, सीधा संपर्क होता है। भाषण देते समय जो विषय वस्तु है उसको अपनी व्याख्या, हाव भाव आदि के द्वारा जो है टीचर स्पष्ट करता है। कई बार टीचर भाषण देते हुए अपनी जो आवाज़ है, संकेत है, चेहरे के हाव भाव है, इनके जरिए जो है अपने लेक्चर को प्रभावी तरीके से टीचर बताता है। अध्यापक द्वारा बोले गए शब्दों में जो है व्यक्तित्व की गर्मी आ जाती है। तो जैसी टीचर की पर्सनालिटी होगी उसी हिसाब से जो है टीचर लेक्चर को पेश करेगा। अब इसमें क्या होता है, बच्चों के ऊपर कंट्रोल भी होता है टीचर का, क्योंकि बच्चे टीचर के सामने ही होते हैं। टीचर आंखों से ही बच्चों के ऊपर नज़र रख सकता है, मतलब कोई बच्चा यदि शरारत करता है तो गुस्से से भी मान लो टीचर देख देगा तो अपने आप ही समझ जाएगा बच्चा। अध्यापक है और छात्र है, सीधा संपर्क होता है इनके बीच में, तो अध्यापक अपने ध्यान और देखरेख में बच्चों को रखेगा और उनका ध्यान नहीं भटकने देगा। जो मुख्य पॉइंट होंगे उनके ऊपर जो है छात्रों का ध्यान भी लगाएगा टीचर। एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है, कैसे, जब टीचर पढ़ाएगा तो बच्चे कंसंट्रेशन देंगे, टीचर जो है कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है बच्चों से। तो अध्यापक विषय वस्तु पर विचार करते हैं और बच्चों के जो है वो अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं। टीचर जो है इसमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, टीचर भी इसके अंदर एकाग्र होता है और बच्चे भी होते हैं, तो बच्चे ध्यान से ही तो सुनते हैं जब टीचर लेक्चर देता है तो। अब जो अधिक बुद्धि वाले बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी विधि है। जो अधिक बुद्धि वाले छात्र हैं उनके लिए एक प्रेरणा देती है ये। छात्र की तरह वह भी रेफरेंस बुक और सहायक सामग्री प्रयोग करने के लिए उनको बच्चों को प्रोत्साहित ये करती है। मतलब लेक्चर देने के बाद बच्चे घर पर जाके देखेंगे अपनी जो बुक है उसके अंदर, तो वहाँ से भी बच्चे जो हैं चीज़ें सीखेंगे। छात्रों को सतर्क भी करती है ये विधि। एक प्रभावशाली अध्यापक अपने भाषण के बीच में बच्चों से प्रश्न पूछता है, उनको सतर्क कर देता है। फिर जो करंट अफेयर है उसके लिए भी लाभदायक है। अब मान लीजिए जैसे सामाजिक अध्ययन है उसमें करंट अफेयर भी होता है। हो सकता है पाठ्य पुस्तक में उसका जिक्र ना हो, तो अध्यापक जब लेक्चर देगा तो उस टाइम पर जो है उससे रिलेटेड चीज़ें भी बताएगा, तो करंट अफेयर के लिए भी ये लाभदायक है। प्रश्नोत्तर विधि की सीमाएं। अब कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करने के लिए अन्य विधि हैं, जैसे प्रश्नोत्तर विधि है आदि उपयोग सिद्ध, मतलब जहाँ पर हम लोग प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर लेक्चर मेथड का यूज़ किया जा सकता है। वातावरण की सजीवता कथन द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अब अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण को समझने के लिए कथन द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है, प्रश्न पूछ कर। मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको हम लोग लेक्चर के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। अब टाइम की भी बचत होती है इसमें। अब भाषण के माध्यम से अध्यापक बहुत सारी जो जटिल बातें हैं थोड़े समय में समझा देता है। अब उदाहरण के तौर पर जैसे इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति बोलते हैं, डिवैल्यूएशन है, ये कुछ टर्म है जिनको लेक्चर के द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। दूसरी विधियों में तो किसी तथ्य की साधारण जानकारी के लिए खोज है, अन्वेषण है, इसकी लंबी प्रक्रिया लग जाती है।
मतलब बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जो कि टाइम कंज्यूमिंग हैं, तो इसमें क्या है, टाइम की बचत होती है। विद्यार्थियों को ज्ञान की पूर्ति, जो कुछ छात्र अपने यत्न से प्राप्त करते हैं वो पूर्ण नहीं होता। अध्यापक अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उनको पूरक ज्ञान प्रदान करता है। यह कार्य भाषण विधि जो है पूरा करते हैं। बच्चे जब खुद से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर कुछ कमी उसके अंदर रह सकती है, पर जब टीचर चीज़ें बताएगा तो वहाँ पर एक एक चीज़ें जो है डिटेल में बताई जाएंगी। अब मोटिवेशन देनी है बच्चों को किसी प्लान के लिए, किसी एक्ट के लिए या एक्टिविटी के लिए, तो प्लान और एक्टिविटी के लिए मोटिवेशन देनी है तो वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किसी भी क्रिया या योजना को आरंभ करने से पहले अध्यापक द्वारा दिया गया जो भाषण है वो उपयोगी रहता है। विभिन्न विषयों के अध्ययन में सहायक, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके अध्ययन में ये जो विधि है, लेक्चर विधि, ये हमारी मदद करती है। सामाजिक विज्ञान, इसके अंदर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको सरल नहीं किया जा सकता। बहुत सारे पद हैं जो केवल पाठ्य पुस्तकों में पढ़ने से समझ में नहीं आते। अब जैसे क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, मुद्रास्फीति है, सत्याग्रह है आदि। तो ये आदि आदि चीज़ें हैं, ये भाषण के माध्यम से कठिन पाठ को जो है अल्प थोड़े समय में समझाया जा सकता है, काफ़ी प्रभावी तरीके से समझाया जा सकता है। भाषण के द्वारा समझे गए पद जो हैं अधिक स्पष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को किसी तथ्य की साधारण जानकारी के लिए खोज व अन्वेषण की लंबी प्रक्रिया, मतलब यदि बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे तो वहाँ पर जो है ये जो मेथड है काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। आगे है, यदि किसी टॉपिक की इंटरेस्टिंग जानकारी देनी है या किसी टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाना है तो वहाँ पर ये जो मेथड है ये काफ़ी लाभदायक है। भाषण द्वारा अध्यापक क्या करता है, टीचर किसी लेक्चर को जो है इंटरेस्टिंग बना देता है। भाषण द्वारा अध्यापक विषय वस्तु को अपने हिसाब से टीचर पेश करेगा। उस हाव भाव है या व्याख्या है, सब टीचर जो है अपने अपने तरीके से लेक्चर देते हैं। तो छपे हुए शब्दों की तुलना में जब मुंह से बोलकर शब्द जो हैं बताए जाते हैं तो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं। कई बार अध्यापक भाषण देते हुए अपनी आवाज़, जेस्चर है, हाव भाव है या संकेत है, इन सब का टीचर यूज़ करता है। तो इन सब से क्या होता है, जो चीज़ें हैं वो प्रभावी तरीके से समझ में आती है। टीचर जो है प्रभावी तरीके से चीज़ों को बताता है। अब आगे है छात्र के अनुभवों में वृद्धि करने में महत्व। अब जो बच्चे के एक्सपीरियंस है उनमें भी वृद्धि करता है ये। जब विद्यार्थी अध्यापक के भाषण को सुनते हैं तो उन्हें सुनने का जो है अनुभव हो जाता है। प्रौढ़ जीवन में भाषण और बातचीत का बहुत महत्व होता है। विद्यार्थियों को ऐसी स्थितियों के लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता होती है, इसीलिए भाषण पद्धति को सुनने और तेजी से नोट करके कर लेने का भी अभ्यास करती है। अब बच्चों के अंदर ऐसी स्किल डेवलप हो जाती है, बच्चे जो है चीज़ों को जल्दी जल्दी सुन सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो हमने भाषण विधि के सिद्धांत पढ़ लिए हैं, इसके गुण पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसके दोष देखते हैं कि इसकी क्या क्या डिमेरिट्स हैं। भाषण विधि को ठीक प्रकार से यदि प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसके अंदर दोष भी हैं। यदि ठीक से प्रयोग करेंगे तो एक बढ़िया मेथड है ये, परंतु विद्यालयों में दुरुपयोग होने के कारण भी क्या है, शैक्षिक प्रणाली में इसको अच्छा नहीं माना जाता। इसके अंदर निम्नलिखित दोष पाए जाते हैं। अब पहला दोष तो ये है कि ये स्कूल में जो छोटे लेवल है वहाँ पर ये सही नहीं होती। बड़े बच्चों को आप लेक्चर दे सकते हैं कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, पर स्कूल में हमें जो है और मेथड का भी यूज करना चाहिए। यह विधि स्कूल स्तर के लिए उपयुक्त नहीं होती है, नहीं मानी जाती है उपयुक्त इसके लिए। कुछ शिक्षार्थियों का मत है कि बालक जो है उनमें उस टाइम पर देखिए, जब स्कूल में बच्चे होते हैं तो कम मैच्योर होते हैं, उनके अंदर कम परिपक्वता होती है, तो इस लेवल के ऊपर इसको सही नहीं माना जाता।
ये कहा जाता है कि ये बच्चों की पहुंच से दूर है। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर बच्चों में परिपक्वता होती है, वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, स्कूल लेवल पर इसका यूज नहीं करना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो बहुत सारे शिक्षार्थियों का कहना है ये। फिर अब भारतीय वातावरण में अनुकूल नहीं है ये। कैसे अनुकूल नहीं है? यह विधि वहीं सफल हो सकती है जहाँ पर देखिए, जो जहाँ पर टीचर जो हैं वो वेल होंगे, ट्रेंड होंगे, उच्च कोटि के ज्ञान वाले टीचर होंगे, प्रशिक्षित होंगे, प्रवक्ता होंगे, वहाँ पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रभावी है। देखिए, अध्यापक के साथ साथ छात्र में भी अनुशासित होना चाहिए, छात्र के अंदर अनुशासन होना चाहिए। अब भारत के ज़्यादातर स्कूल में क्या होता है, उच्च कोटि के अध्यापक नहीं होते, बच्चों के अंदर अनुशासन नहीं होता। अब टीचर लेक्चर दे रहा है, बच्चे बीच में कुछ और करने लग जाते हैं या बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो इन दशाओं में इसको उपयुक्त नहीं माना जाता। अब लगभग 45 मिनट तक अपने रोचक भाषण से छात्र अपनी श्रेणी को बांध के रखे, ऐसे अध्यापक कितने मिलेंगे? मतलब हमें बहुत ही कम ऐसे टीचर मिलेंगे जो बच्चे को एक पूरा जो पीरियड है उसमें बांध कर रखेंगे, ताकि बच्चे जो है पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करें। आगे है जो बेकार की बातें हैं, उससे क्या है, भाषण अरुचिकर बन जाता है। अब कई बार टीचर पढ़ा कुछ हो रहा होता है, बीच में कुछ बात आ जाती है और अपने टॉपिक से ही भटक जाता है और पूरा जो पीरियड है वो खराब हो जाता है, मतलब उस दूसरे टॉपिक में जो है टीचर का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अब बहुत से अध्यापक अपने भाषण के दौरान जो है इधर उधर की बातें हाँकने में अपना टाइम खराब कर देते हैं। ऐसा विशेषकर वे अध्यापक करते हैं। अब कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनकी पकड़ नहीं होती अपने टॉपिक के अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ नहीं होती है, तो वे क्या करते हैं, इस तरह के टीचर जो है टॉपिक से भटक जाते हैं, पढ़ाना कुछ और होता है, पढ़ा कुछ और देते हैं। अब इसकी एक डिमेरिट ये है कि इसके अंदर देखिए टीचर एक्टिव होता है, बच्चे पैसिव होते हैं, क्योंकि टीचर ही करता है सब कुछ, टीचर सेंटर्ड ये मेथड है, टीचर इसमें पढ़ाता है, बच्चे तो एक पैसिव लिसनर होते हैं, बच्चे बैठकर आराम से टीचर की बातें सुनते हैं। तो इस विधि में प्राय अध्यापक जो सक्रिय होता है, छात्र जो होते हैं वो निष्क्रिय श्रोता होते हैं, वह पाठ में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। इस प्रकार शिक्षा एक तरफा प्रक्रिया बन जाती है। अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को बोलने, प्रश्न पूछने, इनके अवसर दिए जाए, परंतु आमतौर पर इस प्रकार के अनुभव से जो है बच्चे वंचित हो जाते हैं या बच्चों को वंचित रखा जाता है। अब इसके अंदर टीचर एक बार लेक्चर देने लग गया तो पूरे पीरियड लेक्चर ही देता रहेगा, बीच में जो है ना तो बच्चों से क्वेश्चन करेगा या बच्चों का डाउट लेगा। अब यह विधि केवल पाठ्यपुस्तक का ही विकल्प बनकर रह जाती है। मतलब ये जो मेथड है ये सब्स्टिट्यूट है टेक्स्ट बुक का। कैसे? हमारे अध्यापक इस विधि के प्रयोग से अनुभवी नहीं, अब टीचर है, टीचर को बना बनाया माल मिल जाता है, टीचर उसी को बता देते हैं। कुछ ही टीचर ऐसे होते हैं जो कई मतलब एक टीचर क्या करते हैं, एक बुक रखेंगे उसमें से पढ़ के आ जाएंगे बता देंगे। बहुत ही कम टीचर होते हैं जो कई सारी बुक पढ़ते हैं या उनसे मैटर इकट्ठा कर कर तैयार करते हैं। तो अधिकतर क्या करते हैं, एक ही पुस्तक को आधार बनाएंगे और उसमें से लेक्चर तैयार कर लेंगे। अब इसीलिए क्या होगा, भाषण विधि केवल पाठ्य पुस्तक का एक विकल्प बन गया, मतलब जो चीज़ किसी पाठ्य पुस्तक में है टीचर वही ज्ञान बच्चों को दे रहा है। अब इस विधि में क्या है, छात्रों को भी पका पकाया माल मिल जाता है, एक पकी पकाई सामग्री बच्चों को मिल जाती है। इस विधि में छात्रों को अध्यापक द्वारा तैयार सामग्री मिल जाती है, तो उनको कुछ मौका नहीं मिलता कुछ एक्टिविटी वगैरह करने का। तो इससे क्या होता है, वे बनावटी अधिगम पर बच्चे निर्भर करते हैं। इसके बाद आगे है जो कक्षा का वातावरण है वो नीरस बन जाता है, मोनोटोनस बन जाता है। इस पद्धति को दूसरी पद्धति के साथ प्रयोग नहीं किया जाता, वह विद्यार्थियों को नीरस और बोझिल, मतलब बच्चे जो हैं पैसिव लिसनर होंगे, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे आराम से बैठे हैं, तो कोई मज़ा नहीं आता बच्चों को। फिर मनोवैज्ञानिक है, अनसाइकोलॉजिकल मेथड है ये, क्योंकि इस विधि में
क्रियाओं द्वारा ज्ञान का अभाव होता है। मनोवैज्ञानिक विधि है ये। इस विधि में छात्रों को पाठ्य पुस्तकों को की जो सामग्री है उसको संगठित करने का भी मौका इसमें बच्चों को नहीं मिलता, इसीलिए बच्चों के विकास में क्या इससे बाधा पड़ती है। अब आगे है अध्यापक का पांडित्य प्रदर्शन करने का यत्न। इस विधि में देखिए अध्यापक जो है वो प्राय खुद को ही पंडित प्रदर्शन करता है, खुद का ही प्रदर्शन करता है। ऐसा करके पाठ को जानबूझकर टीचर कठिन बना देता है। इस कारण छात्रों को कम समझ में आता है। अब इस मेथड में क्या है, टीचर जो है टीचर सेंटर्ड है, टीचर के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। टीचर चाहता है तो आसान भी बना सकता है और चाहे तो चीज़ों को मुश्किल भी बना सकता है। मतलब टीचर बच्चों को जो है मुश्किल बनाकर भी पढ़ा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने लेक्चर मेथड को डिटेल में डिस्कस किया है। ये मेथड क्या होता है, क्या इसके सिद्धांत हैं, क्या इसकी मेरिट्स हैं, क्या इसकी डिमेरिट्स हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।